हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 18 अक्टूबर 2025 सैटरडे यानी शनिवार के दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ फिर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं 2026 का, तो उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं जिसमें टोटल 51 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जीएस के सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट रहेंगे, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट रहेंगे पूरे जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के, और साथ ही साथ 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिलेगा ओनली एट 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसको एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे ऐप पर, वेबसाइट पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल, वहाँ पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई डाउट होता है तो यहाँ पर जो आपके साथ नंबर शेयर किया गया है दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही 2 नवंबर से हम लोग सी सेट की लाइव क्लासेस का भी एक बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो सी सेट की तीनों ही सेक्शंस हैं दैट इज़ क्वांट, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, इनको कवर करेंगे। एंड दैट इज़ कवर्ड, एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड ओनली एट 1299, सिर्फ 1299 रुपये में मिल रहा है। बैच की स्ट्रेंथ अगेन इज़ लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए भी आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू या टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन सब के थ्रू आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नंबर आपके साथ मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ दैट इज़ 9150449990। ये व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आज के आर्टिकल्स पर चलते हैं और देखते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल्स कवर करने हैं। आज हमारे पास बेसिकली 2 आर्टिकल्स हैं एक्सप्लेन पेज के, बाकी न्यूज़पेपर में एज सच हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आर्टिकल बात कर रहा है कि प्राइस सर्ज होने के बावजूद या प्राइस सर्ज होने के समय पे शुड यू बाय न्यू और एक्सचेंज ओल्ड गोल्ड। ठीक है, अभी ये बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने एक मतलब पहले तो आर्टिकल के मैं आपको हेडलाइन समझाऊं। हेडलाइन ये कह रहा है प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, ऐसे समय पे क्या आपको नया सोना खरीदना चाहिए या सोने के जो आभूषण है, ज्वेलरी है, वो खरीदनी चाहिए, या फिर अपना पुराना सोना जो है उसको एक्सचेंज करना चाहिए। ठीक है, अभी ये बेसिकली बात यहाँ पर कंटेक्स्ट में इसलिए आई है क्योंकि इंडिया के, यू कैन से, वन ऑफ द मोस्ट या द मोस्ट सक्सेसफुल जो क्रिकेट प्लेयर या बैट्समैन रहे हैं, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जिनको इस देश में क्रिकेट के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भगवान का दर्जा हासिल है ना, ये आप सब जानते होंगे। मैं सचिन तेंदुलकर की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जस्ट उनके लिए जो उपमाएं इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, वो आपको बता रहा हूँ। तो आज की डेट में आपने देखा होगा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट टीवी वगैरह ना देखते हो, लेकिन आजकल टीवी पर एक ऐड चल रहा है। ठीक है, और उस ऐड में क्या है, सचिन तेंदुलकर आते हैं और वो बेसिकली बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर। अब कैसे वो बात करते हैं, तनिष्क का एक ऐड है। ठीक है, तनिष्क आपको पता होगा जो गोल्ड ज्वेलरी में डील करते हैं। तनिष्क के ऐड में वो ये समझाते हैं कि इंडियंस को क्या करना चाहिए कि अगर उनको अपनी नई ज्वेलरी बनानी है तो उसके लिए नया सोना नहीं खरीदना चाहिए, बेसिकली अपना जो पुराना सोना उनके पास है उसको एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी बनानी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, और ऐड में कुछ इस तरीके की बातें भी कहते वो सुने गए हैं कि इंडिया जो है वो अपना सारा का सारा सोना जो है वो इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप अपना पुराना गोल्ड जो है नई ज्वेलरी बनाने के लिए अपना पुराना गोल्ड एक्सचेंज करते हैं तो उससे होगा क्या कि हमें गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और इससे हमारा जो देश है वो मजबूत बनेगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इस तरीके की बातें वो उन्होंने कही हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहीं से ये कंटेक्स्ट बना है। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है, जो उन्होंने बात कही कि इंडिया जो है वो अपना सारा गोल्ड इंपोर्ट करता है और अगर हम अपने पुराने गोल्ड को एक्सचेंज करेंगे न्यू ज्वेलरी के लिए तो हमें गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है वो कहा जा रहा है कि ही इज़ राइट, वो बात उनकी ठीक है। ठीक है, अब इंडिया का जो गोल्ड इंपोर्ट है, अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो गोल्ड का इंपोर्ट ज़्यादा होगा, तो इससे हमारा जो मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है, मर्चेंटाइज मतलब जो गुड्स में हमारा, ठीक है, गुड्स में जो ट्रेड का डेफिसिट है वो क्या है, वो बढ़ेगा अगर हमारा गोल्ड इंपोर्ट बढ़ेगा तो। ठीक है,
इसका मतलब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया को जो है वो फॉरेन करेंसी में ज़्यादा पे करना पड़ेगा वट इट रिसीट फॉर इट एक्सपोर्ट्स। हम जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा खर्च होता है ना, और पैसा खर्च किस में होगा? फॉरेन करेंसीज में ही होगा, है ना। और वहीं अगर हम बात करें कि हम कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट कम है, ठीक है। तो हमें जितना पैसा एक्सपोर्ट करके मिलता है उससे ज़्यादा इंपोर्ट करने पे हमारी जेब से जाता है। और अगर गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा पैसा हमें फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगा, और उससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब ये जो डेफिसिट है ये बढ़ेगा, इससे होगा क्या नुकसान? इससे नुकसान ये होगा कि जो इंडियन रुपी है वो कमज़ोर होगा, ठीक है। इंडियन रुपी विल बी वीकन, और उससे ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन रुपी अगर कमज़ोर होगा तो उससे फॉरेन गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए हमें पहले से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको ये बात खैर बहुत बार पहले इकोनॉमी में ही बताई है। जैसे अगर आप इस तरीके से देखें, लेट से $1 इज़ इक्वल टू लेट से ₹85, ठीक है, से फॉर एग्जांपल। और अगर रुपया कमज़ोर होता है तो इसका मतलब $1 बिकम्स इक्वल टू ₹90, है ना। पहले वाले केस में क्या है? रुपया थोड़ा सा मजबूत है कंपेयर टू लेटर स्टेज। अब अगर हम कोई चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर $1 का सामान हम इंपोर्ट करते हैं तो पहली स्थिति में हमारी जेब से ₹85 जाएंगे, है ना। लेकिन वहीं दूसरी स्थिति में जब रुपया कमज़ोर हो गया है तो हमारी जेब से वही $1 का सामान खरीदने में हमारी जेब से ₹90 जाएंगे, तो यानी कि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। और जब हम इस तरीके के ट्रेड डायनेमिक्स की बात करते हैं तो गोल्ड जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक। अब आगे यहाँ पर कहा गया है कि इंडियंस जो है दे लव गोल्ड, इंडियंस को गोल्ड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। एक बड़े ही फेमस जो है वो ये हुआ करते थे संगीतकार, आपने नाम शायद सुना भी होगा, दैट इज़ बप्पी लहरी, है ना। उन्होंने देखा होगा कि कई बार जब इस तरीके के गोल्ड को लेकर कुछ मीम्स वगैरह बनते थे तो ही वॉज द सेंट्रल फिगर इन दोज मीम्स, ठीक है। वो देखा जाता था कि वो कई सारे आभूषण, उनके गले में कई सारी मोटी मोटी चेनें, हाथ में बहुत सारी अंगूठियाँ और वो सब दिखते थे, ठीक है। ही वॉज मतलब फुली लोडेड विद गोल्ड, ठीक है। हालांकि अब वो आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मतलब मैं आपको जो यहाँ पर लाइन आई तो वहाँ से मेरे कंटेक्स्ट मेरे दिमाग में आया कि इंडियंस लव गोल्ड, तो उस तरीके के लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। ही वॉज दी मतलब अब वो थोड़ा सा फेमस पर्सनैलिटी थे तो वो ज़्यादा कैमरे में रहते थे, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडियंस में, ठीक है। अगर हम बात करें गोल्ड की तो पूरे दुनिया में चाइना जो है वो पहला ऐसा देश है जहाँ पर गोल्ड की जो थर्स्ट है या गोल्ड की जो प्यास है, सोने की प्यास, वो सबसे ज़्यादा है। और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, इंडिया इज सेकंड ओनली टू चाइना इन इट्स थर्स्ट फॉर गोल्ड, ठीक है। अब जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार चाइनीज़ कंज्यूमर्स ने 2024 में यानी कि लास्ट ईयर 857 टन सोना खरीदा, और इंडियंस जो है वो उससे थोड़ा सा ही पीछे हैं, 803 टन, ठीक है। एक टन का मतलब आप समझते हैं 1000 केजीज, और इतने सारे टन्स। और पिछले 15 सालों में अगर हम बात करें तो द टू कंट्रीज हैव कंसिस्टेंटली अकाउंटेड फॉर ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल कंज्यूमर डिमांड फॉर द येलो मेटल, येलो मेटल मतलब गोल्ड। यानी कि पिछले 15 सालों में जितने भी पूरे दुनिया में गोल्ड की मांग रही है, मतलब गोल्ड के कंजम्पशन, कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की जो मांग रही है पूरे दुनिया में, आधे से ज़्यादा मांग जो है वो इन दोनों देशों से ही हुई है, दैट इज़ चाइना एंड इंडिया। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया इज़ नंबर 2, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है, एक मॉर्गन स्टैनली के इकोनॉमिस्ट हैं, दैट इज़ उपासना चाचरा एंड बानी गंभीर, इनका ये कहना है कि इस साल के जून एंड तक अगर हम बात करें तो इंडियन हाउस होल्ड के पास लगभग 34,600 टन गोल्ड है। मतलब इतना गोल्ड उन्होंने अभी तक एक्यूमुलेट किया हुआ है, ठीक है। और प्राइजेस आपको पता है कि अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस हैं, ठीक है। 1.25 लाख से ऊपर के प्राइजेस हैं अभी 10 ग्राम्स के लिए। तो ये गोल्ड की जो अगर हम बात करें, मतलब जो 34,600 टन का गोल्ड इंडियंस के पास है, उसकी आज की डेट में कीमत अगर हम बात करें तो $3.8 ट्रिलियन, ठीक है। यानी कि इंडिया की जीडीपी का लगभग 89% इतने वर्थ का गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड्स के पास है, ठीक है। अब यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जस्ट ओवर अ डिकेड एगो, ठीक है, यानी कि लगभग एक दशक पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हुआ करते थे उस समय, रघुराम राजन, उन्होंने इंडियंस को इस बात को लेकर वार्न किया था, ये चेतावनी दी थी, ऑफ द पेरिल्स ऑफ देयर लव अफेयर विद गोल्ड। यानी कि जो लोगों का, इंडियंस का, भारतीयों का जो गोल्ड या सोने के प्रति जो प्यार है उसके नुकसान के बारे में इन्होंने बताया था,
ठीक है, उस समय पे हाउस होल्ड जो हैं वो एग्रेसिवली गोल्ड बाय कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो बाय कर रहे थे टू स्टॉप देयर सेविंग्स बीइंग इरोडेड बाय रैपिडली राइजिंग प्राइजेस। क्योंकि प्राइजेस अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बढ़ते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की बढ़ती है, मतलब ओवरऑल भी अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो आपको पता है कि जो रुपये की परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि आपके पास 100 रुपये का नोट है, तो 100 रुपये का नोट तो आज भी 100 रुपये का ही है और आज से 10 साल के बाद भी वो 100 रुपये का ही रहेगा, बट उसकी जो परचेसिंग पावर है, ठीक है, हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए 5% का भी इन्फ्लेशन रेट अगर हर साल का है, तो आप उसको 10 साल में निकाल लीजिए कि जैसे आज की डेट में किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये है, अगले साल वो 105 रुपये होगा, फिर उससे 5% बढ़ेगा, फिर उससे 5% बढ़ेगा, फिर उससे 5% बढ़ेगा, ऐसा करते करते 10 साल में आज की डेट में जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद पा रहे हैं, हो सकता है कि 10 साल के बाद वो चीज़ खरीदने के लिए आपको 100 या 250 रुपये खर्च करने पड़े, सॉरी 200 या 250 रुपये खर्च करने पड़े। तो इसका मतलब आपकी जो रुपया है, जो 100 रुपये का नोट आपके पास है, हालांकि वो देखने में अभी भी 100 रुपये का ही है, उसकी वैल्यू 100 रुपये की है, लेकिन वो 100 रुपये की जो परचेजिंग पावर है, जिसको क्रय शक्ति कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, आई होप यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि प्राइस राइज होने की वजह से इंडियंस ने क्या किया कि सोना खरीद लिया, क्योंकि सोने के प्राइस जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा जो करेंसी है, अगर आप बैंक वगैरह में भी रखते हैं, तो बैंक में चाहे आप जो सेफेस्ट आपका सेविंग ऑप्शन है लाइक योर फिक्स डिपॉजिट, उसमें भी आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर वो इन्फ्लेशन के से कम है, ठीक है, जितना इन्फ्लेशन, अगर लेट से इन्फ्लेशन 5% है और एफडी में अगर आपको 4-4.5% की सेविंग मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, वो फिर भी कम हो रही है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसका डेटा ये दिखाता है कि इंडियंस का जो कंजम्पशन डिमांड फॉर गोल्ड है इज डाउन नियरली 20% फ्रॉम अराउंड 15 ईयर्स अगो, यानी कि 15 साल पहले हम इंडियंस की जो गोल्ड की डिमांड थी, कंजम्पशन डिमांड, वो आज उससे 20% कम है। ठीक है, अब लेकिन ऐसा हुआ इसलिए भी है क्योंकि जो आरबीआई है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को कम करने में सफल रहा है। जहां 2012-13 में लगभग 10% के आसपास हेडलाइन इन्फ्लेशन रहा करती थी, वो आज की डेट में लगभग 2.5% के आसपास है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो गोल्ड की डिमांड लोगों की कम होगी, क्योंकि लोग फिर पैसा सोना खरीदने की बजाय पैसे को हो सकता है कि बैंक वगैरह में सेव कर लें। ठीक है, अब इसके बाद ये भी लिखा है कि इंडियंस आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट्स नाउ। इंडियंस जो है वो आज की डेट में कुछ और एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट आरबीआई डेटा के अनुसार द हाउस होल्ड्स का जो म्यूचुअल फंड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है, मतलब जो इक्विटीज़ में या म्यूचुअल फंड्स में वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 2024-25 में लगभग उनकी ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग का 15% के आसपास है। मतलब जितना वो पैसा सेव कर रहे हैं, ठीक है, जितने पैसे की बचत कर रहे हैं, लेट से 100 रुपये बचा रहे हैं, तो 15% वो या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इक्विटी शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, है ना। और एनएसई का जो डेटा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा दिखाता है कि इंडियन ने इक्विटीज़ में जो पैसा लगाया हुआ है वो लगभग 2024 में 1.66 लाख करोड़ का है। ठीक है, नेट बेसिस पर, मतलब पैसा लगाया निकाला उसका जो नेट है वो 1.66 लाख करोड़ है। 2024 की बात हो रही है। ठीक है, और पिछले 10 सालों को अगर हम कंबाइन करके बात करें तो वो 1.53 लाख था। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हैं कि सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अब थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन उस तरफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में बढ़ रही है। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय का जो यहाँ पर एक डेटा है वो ये कह रहा है कि हाउस होल्ड सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एसेट्स रिड्यूस्ड इन द ईयर लीडिंग अप टू द कोविड। ठीक है, जो कोविड आया उस समय जो फिजिकल एसेट्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट था वो थोड़ा सा कम हुआ। 2020-21 में अगर हम बात करें तो लगभग 37% के आसपास ग्रॉस सेविंग जो है वो फिजिकल एसेट में हुई। 2011-12 में लगभग ये 46% के आसपास होती थी, फिर 22-23 में ये बढ़ी। ठीक है, और इसका बेसिकली रीज़न ये है कि लोगों ने कोविड वगैरह होने के बाद जब इंटरेस्ट रेट कम हुए तो लोगों ने घर खरीदने, गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद ये फिर से इसमें थोड़ा सा गिरावट आई और 23-24 में ये 41-41.5% के आसपास बना हुआ है फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम सेविंग्स की बात करें इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, यानी कि सोने या जो चांदी के जेवरात वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनके फॉर्म में अगर सेविंग्स की बात करें तो 11-12 में जहाँ लगभग 1.1% ऑफ द ग्रॉस सेविंग, मतलब जितना भी आदमी अगर 100 रुपये सेव कर रहा था तो उसमें से लगभग 1 रुपये 10 पैसे के आसपास वो गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा था, मतलब उसके फॉर्म में सेव कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ 20-21 में कम हो गई, 0.7% पे आ गई, यानी कि 100 रुपये में 70 पैसे। 2022-23 में 80 पैसे, है ना, फिर 22-23-24 में 70 पैसे, इस तरीके से ये चीज़ चल रही है।
तो अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि इंडियंस की अगर डिमांड गोल्ड की कम हो गई है, हमने आपको बताया ना कि पिछले 15 सालों से 20% डिमांड कम हो गई है, तो फिर जो तनिष्क है वो तेंदुलकर को एम्प्लॉय करके अपने ऐड में क्यों लोगों को पब्लिकली एजुकेट कर रहे हैं, है ना, कि गोल्ड इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए और इससे इंडियन इकोनॉमी के लिए चीज़ बेहतर होगी, है ना। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गोल्ड की डिमांड तो हम कह रहे हैं कम हो गई है। तो इसका आंसर ये है कि गोल्ड प्राइस में जो राइज हो रहा है, जो यानी कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं, वो इसके पीछे रीज़न है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूएस का जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटीज़ या अनिश्चितताएं पैदा हुई हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ या इन्फ्लेशन पर उसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में, ये बात हमने कई बार पहले भी डिस्कस की है कि पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड बैंक्स हैं वो भी गोल्ड परचेस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि गोल्ड के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, और जितना एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस साल के अप्रैल की अगर हम बात करें तो 10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर जा चुका है, ये अप्रैल की बात है। और अभी अगर हम बात करें तो लगभग 1,30,000 के आसपास चल रहा है, जो कि पिछले साल से 50% ज़्यादा है, ठीक है। अब इस प्राइस बढ़ने की वजह से जो इंडियंस की एबिलिटी है गोल्ड बाय करने की, सोना खरीदने की, उसको थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा ही है। और इसकी वजह से जो है ज्वेलर्स को भी नुकसान हो रहा है ना। तो उनके लिए फिर ये एक अट्रैक्टिव बिजनेस प्रपोजल है कि वो अपने पुराने सोने को एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी उससे बनवाएं, ठीक है। अब इंडिया का जो ट्रेड डेटा है वहाँ पर भी इन हायर प्राइसेस का, इन बढ़े हुए दामों का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वेडनेसडे के दिन जो डेटा रिलीज़ किया गया है वो ये कह रहा है कि 2025-26 के फर्स्ट हाफ में जो गोल्ड इंपोर्ट्स है वो 9% कम हो चुका है। लेकिन क्योंकि अभी दिवाली का समय चल रहा है तो सितंबर के महीने में ये 9.62 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट रहा है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में डबल है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी ये दिवाली वगैरह का समय चल रहा है ना, जैसे आज तो धनतेरस ही है, तो आप सभी लोगों को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो धनतेरस का दिन है, उस दिन भी लोग जो है वो सोने वगैरह की खरीदारी करते हैं। दिवाली का समय है, इसके बाद फिर जो है शादियों का, है ना, सीज़न शुरू हो जाता है, तो उस समय भी लोग थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, तो उस समय थोड़ा सा बढ़ सकता है ओकेजनली। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो गोल्ड का जो कंजम्पशन डिमांड है इंडिया की, वो इंडिया में कम हो रही है। उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा यही है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, और प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं उसके पीछे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है रिलेटेड टू गोल्ड इम्पोर्ट एंड एवरीथिंग, है ना, और गोल्ड का जो एज अ यूज़ किया जा रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट, सेविंग इंस्ट्रूमेंट, उसके तौर पर। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद नीचे एक और आर्टिकल देखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक रिसेंट डेटा रिलीज़ किया है, और उस डेटा में ये कहा जा रहा है कि 2025 में, ठीक है, मतलब 2024 से 25 में, 23 से 24 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ रहा है, और बहुत रिकॉर्ड स्तर में बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। देखो, यहाँ पर ये लिखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है, क्लाइमेट चेंज का एक मेन ड्राइवर है, प्राइमरी ड्राइवर है। 2023 से 24 के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है वो रिकॉर्ड अमाउंट में बढ़ी है, ठीक है। ये बेसिकली वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो लेटेस्ट डेटा है वो बता रहा है। ग्लोबली अगर हम बात करें, जो CO2 की कंसंट्रेशन है नियर द अर्थ सरफेस के नियर, ये लगभग 2024 में 423.9 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गई है, जो कि 2023 से 3.5 पार्ट्स पर मिलियन ज़्यादा है, ठीक है। एयर ऑन एयर इंक्रीज इन दिस पीरियड वॉज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एनुअल एवरेज ड्यूरिंग द 2011 टू 2020 पीरियड, यानी कि 2011 से लेकर 2020 का जो दशक रहा है उस दौरान जो एनुअल एवरेज राइज रहा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का, उसके कंपैरिजन में इस साल 23 से 24 में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2024 जो है वो एक वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड रहा है। 2024 जो है वो अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है। जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.55 डिग्री ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर ने 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो एक थ्रेशोल्ड या एक अपर लिमिट है
उसको क्रॉस किया है। ठीक है, इस लिमिट के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात की है जब पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स की हम बात करते हैं कि हमें प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, जिसको 1850 से लेकर, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स माना जाता है 1850 से लेकर 1900 तक का, ठीक है, कि उस समय के कंपैरिजन में जो ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर है या ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का जो राइज है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर 2024 विच वॉज द वार्मेस्ट ईयर एवर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, वहाँ पर ये टेम्परेचर का राइज 1.55 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और अगर ये लिमिट एक आध साल ब्रीच होती है या किसी एक आध महीने में ब्रीच होती है तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म पीरियड में ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की एक अपर लिमिट या थ्रेशोल्ड है ये ब्रीच होता है तो इससे ऐसे इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकते हैं एंड दे कैन इवन बी इरिवर्सिबल, उनको हम रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो जो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये चीज़ इस तरफ इशारा करती है कि जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क हैं वो पूरी तरीके से क्या रहे हैं, फेल रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, तो इस तरीके के पेरिस एग्रीमेंट जैसे जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क रहे हैं ये फेल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका बेसिकली पर्पस तो ये था कि जो ग्लोबल एमिशंस हैं उनको कम करना है, बट ऐसा हो रहा ही ना, तो इसका मतलब ये फ्रेमवर्क तो फेल ही हुआ है ना। अब इसके बाद हम CO2 कंसनट्रेशंस के राइज की अगर बात करें तो CO2 कंसनट्रेशन जो है वो कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स बढ़ रहे हैं, लगातार तेज़ हो रहे हैं, कंसनट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, पिछले 40 सालों में कम से कम ऐसा कोई भी इंस्टेंस या नहीं रहा है, कोई भी ऐसा वाक़या नहीं रहा है या कोई भी ऐसा साल नहीं रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो रही है, उसमें डिक्लाइन हो रहा हो, हमेशा ये बढ़ ही रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो WMO का लेटेस्ट डेटा बताता है उसमें ये कहा गया है कि 2023 से 2024 में जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है वो हाईएस्ट है। कब से? 1957 से, जब से इस तरीके के कंसंट्रेशंस को मेजर किया जाने लगा है तब से 2023 से 2024 का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये इंक्रीज़ ऐसे समय पर देखने को मिल रहा है जब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं ग्लोबली कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम करने के लिए। ठीक है, एक तरफ एमिशंस को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए जा रहे हैं और वहीं जो राइज है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशंस का, जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो लगभग, अगर हम बात करें, जहाँ 1960s के समय पे हर साल, है ना, ऑन एन एवरेज ईयरली जो मतलब सॉरी जो एनुअल आप कह सकते हैं राइज होता है 1960s में जो होता था वो 0.8 ppm के आसपास हुआ करता था पर ईयर। लेकिन इस साल अगर हम बात मतलब अभी की अगर रिसेंट की बात करें 2011 से लेकर 20 के बीच में तो जो राइज रहा है वो 2.4 ppm रहा है। ठीक है, लेकिन इस साल का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब 23 से 24 में तो ये 3.5 ppm बढ़ गया है जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कंपेयर करें जो 2023 का कंसंट्रेशन बताया गया है 423.9 ppm का, ये 1950 से लेकर 1900 का जो प्री इंडस्ट्रियल समय हुआ करता था उसके 278.3 ppm से ये लगभग 152% ज़्यादा है। ठीक है, 152% ज़्यादा है, समझ रहे हैं बात। अब इसके बाद आगे लिखा गया है कि CO2 इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। ये बात तो पता है हमें कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फैली हुई या सबसे ज़्यादा जो अबेंडेंस में गैस अवेलेबल है प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और नेचुरल प्रोसेस से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है और कई सारी मैन मेड प्रोसेस से भी रिलीज़ होती है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, आप और हम जब सब सांस लेते हैं, जानवर भी जब सांस लेते हैं तो होता क्या है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस हो गया, वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ठीक है, ओशन से रिलीज़ होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस जब होते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जब जंगलों में आग लगती है, वाइल्ड फायर्स होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और वहीं जब हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर नियरली ऑल एब्जॉर्ब बैक इन अदर नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, ओशन एंड लैंड सिंक्स, दस मेंटेनिंग द बैलेंस। तो इस तरीके की जो नेचुरल प्रोसेसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है
वो बाकी नेचुरल प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वहीं जो ओशन या लैंड सिंक्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। लैंड कैसे करता है, ओशन में भी जो ग्रीन बॉडीज़ हैं, या लैंड में आपको पता है कि जो ये होते हैं प्लांट्स वगैरह हैं, या जो ट्रीज़ वगैरह हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड मैन मेड प्रोसेसेस से रिलीज होती है या इमिट होती है, उसकी उस जैसे मैन मेड प्रोसेसेस जैसे क्या क्या होगा, जैसे कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, ठीक है, तो उसमें से आधी जो मैन मेड है, नेचुरल तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल जितनी रिलीज हो रही है नेचुरल तो उतनी एब्जॉर्ब हो जा रही है, उसका कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम है जो मैन मेड एमिशंस के थ्रू या मैन मेड प्रोसेसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, उसकी आधी जो है वो तो ये नेचुरल सिंक्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, लेकिन जो बाकी आधी है वो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होती जा रही है, और उसकी वजह से जो वार्मिंग इफेक्ट है वो आ रहा है, ठीक। अगर हम बात करें कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में जमा है, इकट्ठा है, एक्यूमुलेट है, उसमें से 90% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। लेकिन उसकी जो हीट को ट्रैप करने की एबिलिटी है वो एज कम्पेयर टू बाकी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन, CH4 या N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, उनसे कम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन वाइज CO2 ज़्यादा है, लेकिन CO2 की जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है, या आप कह सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एज कम्पेयर टू अदर ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CH4 मीथेन या फिर N2O नाइट्रस ऑक्साइड, उससे कम है। CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 की जो हीट ट्रैपिंग कैपेबिलिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 25% ज़्यादा है, और N2O की तो बहुत ही ज़्यादा है। N2O की अगर हम बात करें तो N2O की जो हीट ट्रैपिंग कैपेबिलिटी है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड वो 270 गुना 270 टाइम्स ज़्यादा है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा है। हाउएवर CO2 के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो जैसे आपने सांस ली है ना, व्हेन यू एक्सहेल, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके नाक से निकली है वो लगभग 100 से हज़ारों साल तक एटमॉस्फेयर में बनी रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही, ठीक है। तो इस वजह से होता क्या है, दो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम है ना, अगर आप यूनिट अमाउंट की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसका कम है, लेकिन वो एक्यूमुलेशन उसका इतना ज़्यादा लंबे समय तक बना रहता है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अभी तक जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उसमें से 66% या आप कह सकते हैं लगभग 2/3 के आसपास जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसकी वजह से हुई है, CO2 की वजह से। और अगर पिछले दशक में बात करें तो CO2 की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दैट इज 79%, ठीक। अगर हम वही बात करें CH4 यानी कि मीथेन की, तो उसकी लाइफ थोड़ा सा कम होती है, एटमॉस्फेयर में सिर्फ 12 से 14 साल रहती है, कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम है। और N2O की अगर हम बात करें तो N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी लगभग 100 से 120 साल में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 1000 ईयर तक रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंक्रीज हुआ है उसके पीछे अगर हम कुछ कारण जानने की कोशिश करें तो 3.5 ppm का मैंने आपको बताया कि 2023 से 2024 में जो हाई राइज हुआ है, दिस कुड नॉट बी सोली एट्रीब्यूटेड टू कंटिन्यूड एमिशंस ऑफ CO2 फ्रॉम मैन मेड एक्टिविटीज़, ठीक है। WMO की रिपोर्ट ये कहती है कि जो 3.5 ppm का राइज देखने को मिला है CO2 का 2023 से 2024 में, जो अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा राइज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ है सिर्फ उस वजह से नहीं हो सकता, ऐसा WMO की रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है। वेरिएबिलिटीज इन द नेचुरल CO2 लूप ऑल्सो हैड अ रोल टू प्ले, यानी कि जो नेचुरल CO2 लूप है, नेचुरल CO2 लूप मतलब वही कि जो नेचुरल प्रोसेस से एमिट हो रहा है, जो नेचुरल सिंक्स में एब्जॉर्ब हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशंस आए हैं, ठीक है। अगर हम 2024 की बात करें तो ओशियंस और लैंड सिंक्स में ये लग रहा है कि उनमें जो CO2 जितना पहले एब्जॉर्ब होता था उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, मतलब एक तो एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि लास्ट ईयर आपने ये भी देखा होगा कि फायर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स, ठीक है। आपने कैलिफोर्निया वगैरह में देखा था बहुत लंबे समय तक जो है वो आग लगी रही थी, है ना, जंगलों में। तो उन सब चीज़ों की वजह से भी जो है एमिशंस हैं वो बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि जो ओशियंस की या जो लैंड सिंक्स हैं
उनकी जो कैपेबिलिटी कम हो रही है CO2 को एब्जॉर्ब करने की, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग ही कारण है। मतलब एक तरीके से ये एक कुचक्र है, एक विशियस साइकिल है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से जो ओशियन और लैंड सिंक्स हैं वो कम CO2 एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ठीक है। और CO2 कम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं तो उससे ज़्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में रह रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये एक तरीके की विशियस साइकिल है, ठीक। क्योंकि देखो होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ओशियन जो है वो CO2 को कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि एक्सट्रीम ड्राउट्स पड़ रहे हैं, मतलब सूखा पड़ रहा है, तो सूखा पड़ रहा है तो उसकी वजह से क्या है कि जो फॉरेस्ट हैं, जो वेजिटेशन है वो सूख रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर पेड़ पौधे सूखेंगे तो उनकी फिर जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, प्लांट सूख गए तो फिर उनका क्या होगा? मेन जो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट यूजफुल होता है? क्लोरोफिल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, और वो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। अब पेड़ पौधे पत्ते सूख गए तो क्लोरोफिल तो खत्म हो गया, तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये प्रोसेसेस जो है वो ईच अदर को फीड कर रही हैं, और CO2 के इम्बेलेंस, मतलब वही दीज प्रोसेस आर फीडिंग इनटू ईच अदर, का मतलब वही कि ये विशियस सर्किल एक बन रहा है, और इसकी वजह से जो CO2 का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से ज़्यादा CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। मैंने आपको वही बताया कि ज़्यादा एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज हो रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ने की वजह से पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, वो भी जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड कम एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कम एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, ज़्यादा रिलीज हो रही है तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये एक तरीके से कुचक्र, एक विशेष साइकिल जो है वो चल रही है। और वहीं अगर हम बात करें कुछ और ग्रीन हाउस गैसेस की, जैसे कि मीथेन हो गया या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इनका कंसंट्रेशन भी 2024 में बढ़ा है, लेकिन इनका जो इंक्रीज देखने को मिला है वो लास्ट डिकेड का जो एनुअल एवरेज इंक्रीज है उससे कम रहा है, ठीक है। CH4 यानी कि मीथेन, जो सेकंड मोस्ट वाइडली एमिटेड ग्रीन हाउस गैस है, इसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा है बाय 8 पार्ट्स पर बिलियन। ध्यान रखिएगा, दिस इज बिलियन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम बात कर रहे थे 3.5 पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 8 पार्ट्स पर बिलियन, और ये लगभग अब 1942 पार्ट्स पर बिलियन तक पहुंच गया है। और वहीं अगर हम एटमॉस्फेयर ये N2O की कंसंट्रेशन की बात करें तो वो 1 पार्ट पर बिलियन इंक्रीज होकर 338 पार्ट्स पर बिलियन पहुंच गया है, ठीक है। लास्ट डिकेड में अगर हम बात करें तो CH4 की जो कंसंट्रेशन है वो एवरेज इंक्रीज होती है 10.6 पार्ट्स पर बिलियन से हर साल, और N2O की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हुई है 1.07 पार्ट्स पर बिलियन a ईयर, ठीक है। ये पिछले दशक का है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उसके कंपैरिजन में इनका राइज जो है वो कम है। CH4 का जो कंसंट्रेशन है, मतलब CH4 के कंसंट्रेशन की वजह से प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स से जो अभी तक ग्लोबल वार्मिंग रही है CH4 की वजह से 16% रही है, जो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कितनी है 66%, ठीक है। और N2O की वजह से जो ये हुआ है वार्मिंग वो 6% रही है, ठीक है। बाकी जो है फिर वो अदर गैसेस और प्रोसेसेस से आती हैं। अब चैलेंज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो WMO के ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन का जो नया डेटा है वो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करता है, ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैसेस के एक्यूमुलेशन को, जो रैपिड एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको रोकने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ नॉट जस्ट द मैन मेड एक्टिविटीज़ ओवर विच ह्यूमंस हैव सम कंट्रोल दैट आर एक्सेंचुएटिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ मैन मेड एक्टिविटीज़ जिनके ऊपर ह्यूमंस का कुछ कंट्रोल है, सिर्फ वही प्रॉब्लम बढ़ा रही हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। उसी की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ऐसा नहीं है। जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो भी डिस्टेबलाइज हो रही हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से इन गैसेस का जो एक्यूमुलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर ह्यूमन का कुछ कंट्रोल भी है, वहाँ पर भी ह्यूमंस जो है बहुत मतलब डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं कि एमिशंस को कम किया जाए। ग्लोबल एमिशंस जो हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट होने के 10 साल के बाद 2015 में हुआ था, 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी इस राइजिंग ट्रेंड में कोई अप्रिशिएबल डेंट नहीं लग पाया है ना। मतलब पेरिस एग्रीमेंट को 10 साल हो गए,
उसमें यही बात की गई थी कि एमिशन वगैरह कम करना है, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। जो एमिशन टारगेट्स हैं, एमिशन रिडक्शन के जो टारगेट्स हैं 2030 के, वो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि वो अब मिस होंगे। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 2024 में 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो अपर लिमिट की हम बात करते थे वो ब्रीच हो चुका है। ठीक है, लेकिन हर साल अगर इस तरीके का रहा तो फिर इसके जो इम्पैक्ट है वो मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि रिवर्सिबल हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा डेटा दिया गया है कि किस तरीके से राइज हो रहा है और क्या सब चीज़ें हैं, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद रखना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो ट्रेंड्स वगैरह समझाए गए हैं, उसको ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर देंगे तो आप लोगों के लिए जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेकर हम लोग आए हैं, विच इंक्लूड्स टोटल 51 टेस्ट और 599 रुपीज़ में दी जा रही है फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। आप हमारे वेबसाइट से, ऐप से, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। कोई भी अगर आपको डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और 2 नवंबर से हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का बैच भी शुरू हो रहा है, तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 1299 रुपीज़। बैच स्ट्रेंथ इज़ लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई भी डाउट है तो अगेन दिस नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।